एंड उसके अलावा हम लोगों ने परसेंटेज यील्ड वाला टॉपिक फिनिश कर लिया था। तो अभी जो नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो एक्चुअली में ये है कि आपको जो ऐसे स्टोक्योमेट्री तुम अप्लाई करते हो ना, मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करते हो, तो उसमें अभी तक तुमने मोल मोल एनालिसिस कैसे अप्लाई किया है कि अगर तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन दी गई है तो बस अब मान लेते हैं आप लोगों की जो रिएक्शन है अगर वो सीक्वेंशियल रिएक्शन है तो उसे कैसे करोगे। ठीक है, सीक्वेंशियल रिएक्शंस में प्रॉब्लम कैसे किए जाते हैं उस पर बातचीत करते हैं। तो पहले तो हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन का देखो मतलब समझते हैं। कई जगह पे तुम्हें इसे कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस के नाम से भी तुम इसे पाओगे। ठीक है, तो अभी देखो पहले तो इसका मतलब जान लो कि कैसे पहचानोगे कि कोई क्वेश्चन आपके सीक्वेंशियल रिएक्शन का है या फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगा उसमें हम लोग पैरेलल रिएक्शंस का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसको, जैसे आपका जो क्वेश्चन है अगर मान लेते हैं उसमें रिएक्टेंट साइड में लिखा हुआ है A+B और A+B के बाद आपको बनाकर मिल रहा है C+D करके, ये इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं C+D में से, ठीक है, जो आपका ये जो इस तरफ का ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट में से मान लेते हैं एक आपका C, ठीक है, आगे कुछ आपके E से रिएक्ट कर गया और E से रिएक्ट करने के बाद उसने नया प्रोडक्ट बनाया F+G। फिर F+G में से मान लेते हैं आपका G नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या करता है, H के साथ रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है I। तो अब यहाँ तुम ये देखो कि फर्स्ट स्टेप में आपको ऐसा लग रहा है करके कि दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक का नाम है C और दूसरे का नाम है D, बट रियलिटी में C एंड D आपके प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, उन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ D को तुम क्या कहोगे कि वो तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है करके, राइट। क्यों C को क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो प्रोडक्ट मतलब जो आपका रिएक्शन में रहे, C आपका रिएक्शन में रह नहीं रहा है, C तुरंत नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जा रहा है, रिएक्टेंट के जैसे यूज़ हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो रिएक्टेंट की किसी एक पर्टिकुलर स्टेप में प्रोड्यूस होती हैं बट उसके बाद तुरंत नेक्स्ट स्टेप में वो कंज्यूम भी हो जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट, राइट। तो ये लोग हम लोगों के कौन है बताओ, इंटरमीडिएट है, जो तुम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है करके, ठीक है, करके आगे केमिकल काइनेटिक्स 12th स्टैंडर्ड का। तो उस चैप्टर में इस तरीके के सवाल रहते हैं, इंटरमीडिएट कौन है पहचानो, कैटलिस्ट कौन है पहचानो, बट राइट नाउ हम लोग वो पार्ट नहीं कर रहे हैं, बट हाँ इंटरमीडिएट का मतलब पता होना चाहिए। तो व्हाट यू मीन बाय द टर्म इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब ऐसी चीज़ें जो रिएक्शन के आपके कहाँ पर है, एक पर्टिकुलर स्टेप में प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो कंज्यूम हो जा रही हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग क्या कहोगे कि वो चीज़ क्या है आप लोगों की, इंटरमीडिएट है। तो इसमें आप बताओ मैं इंटरमीडिएट किस किस चीज़ों को कहूँगी उससे बात करो। तो इसमें देखो जैसे C आपका इंटरमीडिएट है, वैसे ये जो G है ये G भी तुम लोगों का क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ। एंड यहाँ से जो ये D बना ये आपका प्रोडक्ट है, ये जो F बना ये आपका प्रोडक्ट है और I ये इसमें आपका क्या है, प्रोडक्ट है करके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट का मतलब समझ रहे हो। तो हमने कॉमन चीज़ देखी क्या, मतलब एक चीज़ ऑब्जर्व की कि फर्स्ट स्टेप में C है, फिर वो जो फर्स्ट स्टेप का C आपका प्रोडक्ट है वही वाली चीज़ करके आपके नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या बन गई है, रिएक्टेंट बन गई है। बस इसी चीज़ को या इसी टाइप की रिएक्शंस को हम लोगों क्या क्या कहते हैं, आप लोगों का सीक्वेंशियल रिएक्शंस कहते हैं, या फिर इन लोगों को तुम ये कह सकते हो कि कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस करके। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसी तरीके से सवाल अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों की सीक्वेंशियल रिएक्शंस के, कि सीक्वेंशियल रिएक्शंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात का याद रखना, फिलहाल मैं जो दो सवाल दे रही हूँ बहुत ही पहले इजी वाले दे रही हूँ ताकि तुमको ये बात समझ में आए कि किस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। एंड इसमें मैं अभी फ़िलहाल कोई भी आपके 2-3 टॉपिक्स मर्ज नहीं कर रही हूँ, लाइक परसेंटेज यील्ड, लाइक परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, लेकिन बाद में एक मिनट, ठीक है, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम लोग सवाल को लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी वाला भी एक टॉपिक इसमें मैं इन्वॉल्व कर दूंगी करके। ठीक है, चलो तो पहले सबसे आसान सा हम लोग एक सवाल देखते हैं, उससे तुम लोग सीखोगे कि किस तरीके से इस टाइप के सीक्वेंशियल रिएक्शंस को आपको परफॉर्म करना रहता है। तुम्हें KClO4 इसको प्रिपेयर करना है।
अब KClO4 को प्रिपेयर करने के लिए टोटल 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड होती हैं। ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत सारी बुक्स में तुम्हें मिलेगा ये। तो Cl2 प्लस KOH इसने प्रोड्यूस करके दिया आप लोगों को KCl, प्लस यहाँ पे आया है KClO एंड साथ में यहाँ पे है H2O। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को कितने प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं, 3 प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं। ठीक है, बट रियलिटी में यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स नहीं है। इसमें से जो ये KClO है ना, ये KClO क्या हो रहा है आपका नेक्स्ट स्टेप में है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये KClO आपका प्रोड्यूस कर रहा है KCl प्लस KClO3, और उसके बाद ये जो तुम्हारा KClO3 है, ठीक है, ये KClO3 तुम लोगों का आगे क्या कर रहा है, फिर से रिएक्ट हो रहा है, मतलब KClO3 अगेन इंटरमीडिएट है और प्रोड्यूस कर रहा है KClO4। ठीक है, एंड साथ ही साथ में क्या बना रहा है वहाँ पे, वो KCl। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को रिएक्शन दे दी, बाकी अभी डाटा भी इसमें देती हूँ करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब रिएक्शंस को बैलेंस अगर नहीं करोगे और डायरेक्ट अगर मोल मोल एनालिसिस लगाओगे तो कैसा है, तुम लोगों का आंसर जो है वो गलत आएगा करके। ठीक है, तो अभी हम लोग बराबर वाला काम देखो शुरू करते हैं। देखें, तो पहले बैलेंसिंग इसकी फिनिश कर लेते हैं। तो करो बैलेंसिंग ज़रा, यहाँ पे क्या हो जाएगा करके आप लोगों का। पहले वाले में आपका जो दिया हुआ है प्रोडक्ट सबस्ट्रेट साइड, इधर में 2 आ जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे 2 के हैं, और उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और उसके बाद यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया करके। ठीक है, चलो तो बैलेंस कर लिया मैंने। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें से पूछ क्या रहा है करके आप लोगों का। सबसे पहले वो ये बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ से मास कैलकुलेट करना है। किस चीज़ का मास कैलकुलेट करना है, Cl2 का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना मतलब रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब कितना मैं Cl2 स्टार्टिंग में लूँ ताकि उस Cl2 से आप 1385 ग्राम का KClO4 को आप ऑब्टेन कर सको करके। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है। तो देखो, अलग अलग लोगों का कैसे काम करने का तरीका अलग होता है, मेरा इसमें थोड़ा अलग है, बाकी लोगों का भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन तुम्हें मिलेगा। साथ ही साथ में तुम्हें ये बताना है कि फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, सेकंड स्टेप में और आपकी थर्ड स्टेप में, इन तीनों स्टेप को अगर मैं मिला दूँ, देखो क्योंकि तीनों ही स्टेप में KCl है, यहाँ है KCl, यहाँ KCl, यहाँ KCl, तीनों ही स्टेप में KCl प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं तीनों स्टेप को कंबाइन कर दूँ तो मुझे ये बताना है कि टोटल मेरे पास कितना KCl का क्या हो रहा है, मास प्रोड्यूस हो रहा है करके। ठीक है, होप सो ये वाली चीज़ तुम्हें समझ गई होगी करके। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका सवाल कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, ठीक है, कि आप लोगों के पास गिवन क्या है, ये सबसे पहले ढूंढो। तो तुम्हारे पास यहाँ पे गिवन में एक ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और वो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है 1385 ग्राम ऑफ KClO4। ठीक है, तो अब ये करके आपका 1385 ग्राम ऑफ जो KClO4 है, ये तुम लोगों का गिवन है। इसके अलावा फिर और कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में आप यहीं से शुरुआत करोगे, तो KClO4 को ढूंढो कि KClO4 कहाँ है। तो KClO4 देखो यहाँ है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, Cl2 का मास। Cl2 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये ऐसे। तो मुझे, ठीक है, क्या है, नीचे से कूद कूद कर कहाँ हो जाएगा, ऊपर तक पहुँचना है। ठीक है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, ऊपर तक पहुँचना है। तो ऐसे केस में अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एक लिंक ढूंढेंगे कि KClO4 से अगर मुझे सेकेंड स्टेप में जाना है तो कौन सी ऐसा ब्रिज है जो मुझे ऊपर तक पहुंचाएगा। तो मैंने ये देखा कि आपकी थर्ड स्टेप और सेकेंड स्टेप के बीच का जो ब्रिज है, वो ब्रिज कौन है, मेरा KClO3। ये देखो, अगर मैं KClO4 से इमेजिन KClO3 के मोल्स निकाल लेती हूँ तो फिर वही KClO3 के मोल्स मेरे ऊपर मैं यूज़ कर सकती हूँ, राइट। देखो, क्योंकि अगर एक रिएक्शन में इमेजिन करो उसकी सेकेंड स्टेप में 10 मोल्स हैं, तो अचानक से नेक्स्ट स्टेप में मोल्स इंक्रीज तो हो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ना ही इस रिएक्शन से हम लोग कुछ निकाल रहे हैं। हाँ, अगर मेरा कंटेनर खुला होता, मतलब ओपन कंटेनर होता, कुछ मोल्स एस्केप कर जाते, ऐसा अगर क्वेश्चन में रहता तो फिर हम लोगों को सोचना पड़ता करके। ठीक है, तो ऐसे केस में तो अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं थर्ड स्टेप में KClO4 की मदद से मोल मोल एनालिसिस लगाकर KClO3 के मोल्स निकालूंगी, वही KClO3 के मोल्स मैं ऊपर यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन KClO3 तक तो मुझे पहुँचना नहीं है। फिर देखो नीचे वाली सेकंड स्टेप से लेके ऊपर वाली आपकी फर्स्ट स्टेप तक पहुँचने का रास्ता क्या है, तो KClO3 यानी कि आपकी सेकंड स्टेप और ऊपर वाली आपकी फर्स्ट स्टेप के बीच में इस बार ब्रिज लिंक क्या है। ठीक है, तो ब्रिज लिंक इस बार तुम देखोगे कि कौन है, KClO, यानी कि KClO3 के जब मोल्स आ जाएंगे तुम्हारे हाथ में, तो KClO3 से तुम कहाँ पे पहले जंप करोगे, KClO तक, और फिर जब KClO के मोल्स जो भी आएंगे उसी KClO के मोल्स को फिर कहाँ यूज़ किया जाएगा, यहाँ ऊपर। और फिर जब KClO के मोल्स आप ऊपर यूज़ कर लोगे तो फिर ऑब्वियस है कि KClO से आपके Cl2 के मोल्स तक पहुँचना एंड Cl2 के मोल्स से फिर Cl2 का मास निकालना। आई डोंट थिंक एक हार्ड जॉब है, तो मेरे हिसाब से तो वैसे क्वेश्चन अब तुम भी कर लोगे, बट मैं एक या दो इलस्ट्रेशंस करके दिखा देती हूँ, फिर बाकी के एक या दो सवाल मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी करके। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि KClO4 के क्या करना है, मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले मैंने KClO4 के यहाँ से मोल्स निकालना शुरू किया। तो मोल्स ऑफ KClO4 मेरे पास कितना आएगा, उस चीज़ का मास यानी कि 1385 डिवाइडेड बाय उस चीज़ का मॉलिक्यूलर, ठीक है, कितना आपका आएगा 138 और 0.5, ये ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है और कुछ हद तक ऐसा ये याद भी है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये डिवीजन कर लो कितना आता है, तो ये डिवीजन करने पे यहाँ से तुमने पाया, ठीक है, आप लोगों का कि मोल्स आ रहे हैं 10। ठीक है, बराबर। तो अब यहाँ पर KClO4 के मोल्स आ गए। अब देखो मुझे मोल मोल एनालिसिस लगानी है स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम, जैसी तुम्हारी चॉइस। तो यहाँ पे अपॉन में 4 और यहाँ पे KClO4 और अपॉन में 3। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब कैलकुलेशन के तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे KClO4 के मोल्स में पुट कर देती हूँ 10 और साथ ही साथ में 4 को मैं ले जाती हूँ मल्टीप्लिकेशन में। तो पॉइंट में मैं नहीं निकाल रही, ठीक है, मैं पॉइंट में मैं कभी गंदगी नहीं करती, मैं फ्रैक्शन में चीज़ें छोड़ देती हूँ अनलेस एंड अनटिल मेरे पास ऑप्शन एक पॉइंट वाला ना हो। फिर फाइनली मैं पॉइंट में आखिरी स्टेप में करती हूँ। तो ये मेरे पास KClO3 के मोल्स कितने आ गए आपके पास, 40/3। अब देखो KClO3 के मोल्स अगर मेरे इस स्टेप में 40/3 है, मतलब थर्ड स्टेप में अगर 40/3 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर, ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं इसी KClO3 वाली चीज़ को आपके ऊपर वाली स्टेप में अगर लेकर जाऊं, जो तुम लोगों की सेकंड स्टेप है, तो उस सेकंड स्टेप में ये चीज़ किस तरीके से हो जाएगी करके, वो मोल्स ऊपर जाने के बाद आपके क्या हो जाएंगे, क्या कम हो जाएंगे, क्या नहीं, क्या वो बढ़ जाएंगे, क्या नहीं, वो उतने के उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसको। 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट रुको। एक मिनट, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया था स्क्रीन को। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हम लोगों के पास 40/3 मोल्स। अब आ जाते हैं सेकेंड रिएक्शन की स्टेप में। तो किसका चाहिए मुझे, KClO3। इस स्टेप में भी कितना होगा, 40/3, और यहाँ से मुझे जाना है KClO में। तो मोल मोल एनालिसिस लगा देते हैं सेकेंड स्टेप में। तो क्या है आपकी सेकेंड स्टेप, मोल्स ऑफ KClO अपॉन में कितना आएगा 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन में 1। चेक कर लो स्टोकियोमेट्री उतनी है करके। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे KClO3 के ये मोल्स कितने हैं, 40/3। तो यहाँ से अगर मैं वो वाली वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ से KClO के मोल्स मेरे पास निकल के कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। ये डन हो गया हम लोगों के पास पार्ट। ठीक है, तो KClO के मोल्स आ गए मेरे पास अभी। अब लेकिन KClO के बाद मुझे फर्स्ट स्टेप में देखो KClO से जंप करना है मुझे Cl2 पर। ठीक है, तो बैलेंस है, दोनों की स्टोकियोमेट्री 1 है, क्या फालतू मोल मोल एनालिसिस लगाना। तो अगर इसके मोल्स 40 हैं तो डायरेक्ट यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसके भी मोल्स कितने होंगे, 40 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मोल्स ऑफ Cl2 निकल के कितना आ जा रहा है, 40 आ गया। डन, Cl2 के मोल्स आ गए। अब मोल से मुझे मास में कन्वर्ट होना है। तो क्या होती है वाली चीज़, आप लोगों का मास और Cl2 यानी कि 35.5 × 2 तो हो जाएगा 71 और इक्वल टू 40। तो अगर इस चीज़ का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लें तो यहाँ से ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी 0, 4 और 2 और कितना आ जाएगा ग्राम करके। ठीक है, ये आ गया आपके पास मास किस चीज़ का, Cl2 का।
तो ये बहुत ही अच्छा काम है, फटाफट उचक उचक के बस ऊपर पहुंचना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में वो ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है और थर्ड स्टेप है, तीनों स्टेप में जो KCl है, उस KCl का जो भी मास प्रोड्यूस हुआ होगा उस मास से, मतलब जो भी मोल्स प्रोड्यूस हुए होंगे उस मोल्स के नहीं निकालने, उनका टोटल मास निकालना है करके। यानी कि KCl का फर्स्ट स्टेप में जितना मास है वो प्लस KCl का सेकेंड स्टेप में जितना मास है प्लस KCl का थर्ड स्टेप से जितना मास प्रोड्यूस हुआ है वो हमको निकालना है। तो देखो मास अपने आप तो हमें पता चलेगा नहीं, राइट, हम लोगों को पहले KCl के मोल्स पता होने चाहिए। तो अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे यहाँ पे जो KClO4 है, इस KClO4 नामक प्राणी के आपने मोल्स कितने निकाले थे? ठीक है, इस KClO4 प्राणी के मोल्स निकाले थे हमने 10। इस 10 की मदद से इस KClO3 के कितने मोल्स निकले थे? 40/3, राइट। तो अब मुझे या अच्छा एक सबसे ज़रूरी सूचना और, ठीक है, कि जैसे यहाँ से इसके मोल्स कितने आ गए 40/3, तो मुझे KCl के मोल्स निकालने। तो कोई भी ना ये वाली हरकत बिल्कुल नहीं करेगा करके कि KClO4 और KCl के बीच में मोल मोल एनालिसिस लगा दिए और उस मोल मोल एनालिसिस से करके मोल्स निकाल रहे हैं। वैसे वो ही आएगा, लेकिन फिर भी वो मत करना, हमेशा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही निकालने की कोशिश करना। ठीक है, तो अभी यहाँ से यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे इसकी स्टोकियोमेट्री हो गई है 1, यानी कि 1/4 तो जाता है। तो 40/3 है, उसका 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा वो 10/3। तो यानी कि थर्ड स्टेप में जो KCl प्रोड्यूस हो रहा है, इस KCl के मोल्स कितने हैं 10/3। ठीक है, डन। चलो सेकेंड स्टेप में आओ। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने KClO3 के मोल्स थे 40/3। KClO से 3 से हमने KClO के मोल्स निकाल लिए थे कितने 40, बट मुझे तो KCl के चाहिए। ठीक है, तो तुम चाहो तो टुकुर टुकुर अपनी मोल मोल एनालिसिस लगाओ या फिर जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, बट यहाँ से मैं डायरेक्टली अभी मेरे को करके मैं बता देती हूँ यहाँ पे कितना आता है 80/3। मैंने KClO और KCl के बीच में मोल मोल एनालिसिस लगाई है करके। ठीक है, नहीं तो इन दोनों के बीच में से भी आ जाता है, बट मैं हमेशा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालना पसंद करती हूँ। अच्छा, अब ऊपर आते हैं। ऊपर में हमें KCl देखो, ये हाँ ध्यान दो, इसकी स्टोकियोमेट्री 1 है, इस KCl की भी स्टोकियोमेट्री 1 है। तो अगर Cl2 के 40 मोल्स है तो KCl के भी कितने मोल्स होंगे 40। तो फर्स्ट स्टेप में 40 मोल्स, सेकेंड स्टेप में 80/3 मोल्स और थर्ड स्टेप में 10/3 मोल्स, राइट। तो पहले तो हम लोग टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कितने हैं 40, सेकेंड स्टेप में कितने हैं 80/3 और उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेप में कितने हैं 10/3। तो ये कितना हो जाएगा 40, वो हो जाएगा 90/3 यानी कि 30, और यानी कि यहाँ से टोटल मोल्स मेरे पास निकल के आ गए हैं 70। अब मुझे KCl कितना मास में प्रोड्यूस हुआ ये निकालना है। ठीक है, तो ये मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो पोटेशियम का होता है 39 और तुम्हारे क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी आपके पास 74.5। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लेना, 70 × 74.5। चलो कर ही देते हैं, 0 और पॉइंट तो हट गया। ठीक है, और उसके बाद ये 5 7 35 कैरी 3 7 4 28 29 31 1 ऊपर 3 कैरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 52 सॉरी। तो यहाँ से कितना तुम्हारे पास टोटल मास KCl का प्रोड्यूस हुआ है 5215 ग्राम। ठीक है, कर लोगे सीक्वेंशियल रिएक्शंस, कोई तकलीफ तो नहीं होगी इसमें अभी। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन और लेती हूँ मैं। ठीक है, जितने इलस्ट्रेशंस पॉसिबल हो पाते हैं कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से घुस जाएं, उतना अपन उसको लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, एक आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन दी है सल्फर 8। अच्छा, अब यहाँ से एक बात को तुम याद रखना, जैसे अपने नेचर में ऑक्सीजन कभी ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, तो वैसे ही आपका जो सल्फर है वो हमेशा S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को दी है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि इस रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी है करके, राइट। तो फटाफट बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करते वक्त से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट वाली स्टेप में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें इस क्वेश्चन में ढूंढना क्या है करके कि यहाँ पर आपका टू फाइंड है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ SO3। ठीक है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ S8। ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग में, क्योंकि S8 तो स्टार्टिंग में ही है ना, अगर स्टार्टिंग में 1 मोल आपका S8 का होता, याद करें जो मैंने आपको पिछली बार क्वेश्चन दिया था उसमें हमें गिवन में 10 मोल्स से
अब वो 10 मोल्स जो हमें गिवन पार्ट में दिए थे वो सबसे बॉटम का दिया था, तो मैं नीचे से कूदते कूदते ऊपर पहुंची। बट इस बार आपको जो गिवन पार्ट दिया है वो गिवन पार्ट दिया है 1 मोल, और भी 1 मोल किसके दिए हैं, एसिड के, और एसिड का है सबसे टॉप पर। तो तुम सोचो इस बार हमें नीचे से कूद के ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से कूद के नीचे आना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका गिवन क्या है, उस गिवन के अकॉर्डिंग फिर तुम लोगों को अपना स्टेप्स में बदलाव लाने रहेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग कर लिए, ओके आगे बढ़ते हैं। पहले तो गिवन पार्ट को हमने देख लिया। फाइंड क्या करना है, SO3 को फाइंड करना है, मतलब मुझे पहुंचना है यहाँ तक। तो एक ब्रिज ढूंढो जो दोनों रिएक्शंस के बीच में है, तो ऑब्वियस है वो ब्रिज एक ही है, कौन है, आप लोगों का SO2। तो पहले इस S8 से मैं कहाँ तक पहुँचूंगी, इस S8 से कूद कर तुम लोग पहुँचो SO2 तक। SO2 के बाद ये वाली चीज़ आप इस स्टेप में आ जाना, यहाँ पे जितने मोल ऊपर होंगे उतने ही मोल नीचे होंगे, और जब SO2 का आ जाएगा तब किसका निकाल लेना, SO3 का करके, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो अभी देखते हैं 1 मोल एसिड का है, सादा सावा सवाल है, इसकी स्टोक्योमेट्री 1 है और यहाँ पे स्टोक्योमेट्री 8 है, मतलब उसका 8 टाइम्स। तो अगर इसका 1 मोल है तो तुम्हारे पास SO2 के भी कितने मोल्स होंगे, 8। ये तो सवाल ही मतलब एकदम ईजीएस्ट है। अच्छा, अब उसके बाद जो मोल्स यहाँ पे SO2 के अगर 8 हैं, तो नेक्स्ट वाली स्टेप में, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है करके कि मोल्स रिड्यूस हो गए या मोल्स हमने इंक्रीज कर दिए, तो हम ये मान के चलेंगे कि मोल्स नीचे भी कितने हैं, 8 हैं। फिर अभी मुझे क्या लगानी थी, मोल मोल एनालिसिस। तो मोल मोल एनालिसिस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी स्टोक्योमेट्री 2 है, यहाँ पे भी देखो इसकी स्टोक्योमेट्री 2 है। तो अगर इस तरफ इसके मोल्स 8 होंगे तो इस तरफ भी इसके मोल्स कितने होंगे, 8 होंगे करके। तो देयरफॉर यहाँ से मोल्स ऑफ SO3 ये भी कितना निकल के आ गया, 8। अब मुझे तो SO3 का ग्राम में निकालना है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का मोलर मास मतलब मास होता है 16, तो 3 का हो जाएगा 48, और जो तुम्हारा सल्फर है उसका तो 32 होता है। तो इस तरीके से 80 इसका आ गया, राइट। तो अगर मुझे इस चीज़ को कन्वर्ट करना है आपके मोलर मास में, मतलब मास में, तो यहाँ पे 80 = 8, तो यहाँ से आंसर आएगा 640 ग्राम करके, ठीक है। क्लियर है किस तरीके से सीक्वेंशियल रिएक्शन में कूदा फांदी करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो बहुत इजी है, बस इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ता है करके कि कोई कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन एरर होने से क्या होगा कि जितना स्टेप तुम ऊपर गए हो उतना ही कैसा है, फिर बीच में आपको ढूंढना पड़ता है करके कि अरे कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है करके, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट सवाल में हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, अब कई बार ना रिएक्शंस आपको इस तरीके से दी होती हैं करके कि वहाँ पे वर्ड यूज़ कर देता है परसेंटेज ईल्ड, ठीक है। वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ कर देता है, परसेंटेज ईल्ड, कि इस स्टेप में इसकी परसेंटेज ईल्ड इतनी थी। जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ तुम्हें, A+B ये वाली चीज़ आप लोगों को कही गई है कि A2B3 बना रही है, ठीक है। अब ये A2B3 बना रही हो, यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा हुआ है कि उसकी 60% ईल्ड है, मतलब जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो बन रहा है उतना नहीं बन रहा है, उसका सिर्फ 60% है, ठीक है। परसेंटेज ईल्ड पे हम लोग ऑलरेडी काम किए हैं, तो अभी मैं परसेंटेज ईल्ड में नहीं जाऊंगी। तो फिर उसके बाद ये A2 बना रहा है, आपका बना रहा है A2B3, और यहाँ पे इसकी 40 में दी हुई है 40 है, यानी कि ऊपर वाली स्टेप से जो A2 निकल कर आएगा वो कितने हैं आप लोगों, वो कितने यूज हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, इसे 40% रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं। अब देखते हैं इसको, अब देखते हैं गिवन पार्ट का क्या है। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है रिएक्शन है, उस रिएक्शन में यहाँ पर आपके पास मोल है, यहाँ पे मोल आपके पास 12 मोल है, आपके पास 12 मोल है, 12, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप रिएक्शन करें तो क्या करोगे, सबसे पहले हमेशा इस टाइप के सवाल में जहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट्स हैं वहाँ पे आप पहले क्या कर लेना, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लेना। फिर जैसे ही तुम लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के बाद फिर उसके रिस्पेक्ट में क्या करना, A2B3 निकालना। फिलहाल क्योंकि यहाँ पे दोनों की स्टोक्योमेट्री 1 है तो तुम किसी को भी लिमिटिंग रिएजेंट मान लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम ही आता है वो वाला रेशो। तो जैसे अगर इसके मोल्स 2 हैं, पहले तो बैलेंसिंग, अच्छा सॉरी बैलेंसिंग करना मैं भूल गई, यहाँ 2 यहाँ 3। तो अब जैसे अगर मैं पहले LR अगर यहाँ ढूंढूं तो ये 12/2 और यहाँ कितना होगा 12/3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। तो छोटा कौन है, ये, यानी कि इस बार आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, B। तो अगर B लिमिटिंग रिएजेंट है तो B के रिस्पेक्ट में अपन A2B3 का ढूंढेंगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ B अपॉन में कितना 3 = मोल्स ऑफ A2B3 अपॉन में कितना 1।
तो बी के मोल्स कितने दिए हैं 12, तो 12/3 4, तो यानी कि हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं करके कि A2B3 के कितने मोल्स बनेंगे 40, बट परसेंटेज ईल्ड कितनी दी हुई है 60। तो याद करो कल का फॉर्मूला परसेंटेज ईल्ड वाला। परसेंटेज ईल्ड क्या होती है? परसेंटेज ईल्ड होती है कि जितने आपके एक्चुअल मोल्स बने, ठीक है, जितने आपके एक्चुअल मोल्स बने डिवाइडेड बाय जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मान लेते हैं हम लोगों के एक्चुअल मोल्स कितने बने हैं, एक्स बने हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने बने हैं, और जितना हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी कि 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितना होता है 100। तो परसेंटेज ईल्ड इस क्वेश्चन का कितना दिया है 60, तो 60 इंटू 4 अपॉन में ये पार्ट आप लोगों का 100 आ जाएगा, तो 12 और 12/5, यानी कि यहाँ पे A2B3 के कितने मोल्स बन रहे हैं 12/5। अगर यहाँ A2B3 के 12/5 मोल्स हैं तो इस स्टेप में भी 12/5 होंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 12/5 होंगे तो फिर वहाँ से कैसा कूद कर ये वाला मेरे हिसाब से अब तुम निकाल लोगे। अच्छा, मैं यहाँ पे C खा गई हूँ, तो यहाँ C आएगा, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ C लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे निकाल लेना करके, ठीक है। तो किस तरीके से सिक्वेंशियल रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं, होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा करके। और इससे रिलेटेड एक आधी सवाल और है मैं जो तुम्हें ग्रुप में शेयर कर दूंगी उस चीज़ को, ठीक है। तो डन, फिर अभी कैसा हम लोग इसको ओवर करते हैं।